नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे और इस हफ्ते फिर लेके खास कार्यक्रम अपना आपके सामने हाजिर हूं, राग दरबारी। राग दरबारी में हम वो खबरें दिखाते हैं जो कहीं दब जाती हैं, कहीं छुप जाती हैं, टीवी स्क्रीन पर अपनी जगह नहीं बना पाती हैं। ये खबरें हम निकाल कर ले आते हैं सत्ता के गलियारों से, नौकरशाही के गलियारों से। ऐसी खबरें जो काना फूसी बन के ही रह जाती हैं, लेकिन वो हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का अपना राग दरबारी। हमारी जो पहली खबर है वो जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के वन विभाग से, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग से। उत्तर प्रदेश के वन विभाग से खासकर जुड़ी हुई है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आज हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी हरा भरा आपको नज़र आ रहा है। हमने चूंकि पहली खबर जो उठाई थी वो वन विभाग से जुड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि ऐसी किसी जगह पर जाएं जहां थोड़ी हरियाली दिखे और थोड़ा सा आपको खबर बनाने में और बताने में थोड़ा सा मज़ा भी आए। तो फिलहाल पहले हम आपको ले चलते हैं यहाँ से सीधे लखीमपुर। लखीमपुर में अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बड़े गाजे बाजे के साथ उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश का वन विभाग एक बड़ा आयोजन कराता है। इस आयोजन में लखनऊ से बड़े बड़े साहब लोग जाते हैं। इस आयोजन में लखनऊ से बड़े बड़े अफसर भी पहुंचते हैं। लखीमपुर में दरअसल शुरुआत होती है लखनऊ टू लखीमपुर एयर कनेक्टिविटी की। दावा ये किया जाता है कि अब जो वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म है उत्तर प्रदेश का, उसे बढ़ाने के लिए सरकार ने और सरकारी अफसरों ने बड़ी कोशिशों के बाद एक नई सेवा शुरू की है, जिसके बाद अब लखनऊ टू लखीमपुर एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। जैसा आप देख रहे होंगे, बड़ा ज़ोर शोर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, बड़े बड़े लोग मैंने बताया आपको गए ही। लेकिन पहले फ़िलहाल आइए आपको सुनाते हैं कि हम इस जो कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं, जिस इको टूरिज्म के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस माध्यम से या जिस एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के दो मंत्री यानी उत्तर प्रदेश के वन मंत्री और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बात सुनिए। देखिए, दुधवा के अंदर हमने पर्यटक यात्रा इसी से पर्यटन के लिए हवाई यात्रा इसी साल से शुरू की है और उससे लोगों को आने में आसानी होगी और वहाँ दुधवा में टूरिस्ट आ रहे हैं, लोगों को आसानी रहेगी। कम समय में दुधवा पहुँचेंगे, वहाँ वन्य जीव का और वनों का आनंद लेंगे और उन्हें लौटने में भी आसानी होगी। उसके बाद पीटीआर जा सकते हैं और पीटीआर से बरेली से हवाई यात्रा उन्हें मिल जाएगी। देखिए, हवाई यात्रा के लिए हम सबसे बड़ा काम तो ये किया कि वहाँ पे यात्रा के आदमी पहुँचे, उसके बाद उसका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाए, उसका सभी ठहरने का भी इंतजाम हो जाएगा और साथ ही साथ उसको सफारी कराने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। देखिए, लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क के लिए हम लोगों ने हवाई यात्रा देने का काम शुरू कर दिया है, ताकि घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में हम लोग पूरी कर सकें और देश भर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, विश्व भर के जो भी पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं, वन्य जीवों के साथ अपना आनंद लेना चाहते हैं, उन सबको एक बेहतरीन सुविधा मिल सके, इसी के दृष्टिगत इको टूरिज्म के अंतर्गत हम लोगों ने ये सेवा शुरू कराने का काम किया है। और साथ ही साथ इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या अन्य संसाधन, सुविधाएं, कनेक्टिविटी देने की बात हो, हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुना आपने, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इको टूरिज़्म बढ़ेगा, जो वन प्रेमी हैं वो बड़ी आसानी से लखनऊ से लखीमपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको हम लेके चलते हैं फिर उसी कार्यक्रम स्थल पर। अब यहाँ पर ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये उस एयरपोर्ट की तस्वीर है जिसकी शुरुआत अफसरों ने जाकर की है। एयरपोर्ट काफ़ी पुराना है, शायद 1996 के आसपास 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस एयरपोर्ट को बनाने में और तब से एयरपोर्ट बंद पड़ा है। उस समय कोई रहा होगा, किसी को लगा होगा कि यह एयरपोर्ट यहाँ बनाने से आने वाले वक्त में कुछ फ़ायदा होगा। फ़िलहाल अभी तो ये फ़ायदा जो अफसर बता रहे हैं उनका यही उनके हिसाब से यही है कि अब जो वाइल्ड लाइफ जो लवर्स होते हैं,
जो जिम कॉर्बेट जाते हैं, जो तमाम देश के अलग अलग जंगलों में जाते हैं, जिनको जंगल के आसपास रहना या जंगली जीव जंतुओं को देखना अच्छा लगता है, एक बहुत बड़ा मतलब आप समूह है ऐसे लोगों का, ऐसे पर्यटकों का, उनको आने में अब यहाँ आसानी होगी। लखनऊ से अब रोज़ यहाँ पे मतलब एयर कनेक्टिविटी है, तो रोज़ वहाँ से हेलीकॉप्टर या जो भी प्लेन यहाँ पर उतरेगा और वहाँ से पर्यटकों को लेकर आएगा और जाएगा। लेकिन अब आपको हम बताते हैं इस एयरपोर्ट की असल स्थिति वास्तव में है क्या। दरअसल इस पूरे एयरपोर्ट में जहां इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिस एयरपोर्ट के बारे में दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री, उत्तर प्रदेश के वन मंत्री कि इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद क्रांति आ जाएगी, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो तमाम देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ आएंगे, उन्हें आने में आसानी होगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो 1600 मीटर की जो एयर स्ट्रिप है जहाँ पर प्लेन उतरेंगे या हेलीकॉप्टर उतरेगा, और ये जो पूरा कैंपस है, इस कैंपस को संभालने वालों की अगर आप संख्या देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इस पूरे एयरपोर्ट कैंपस में सिर्फ एक 4th क्लास एम्प्लॉय पोस्टेड है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस एयर स्ट्रिप की इतने ज़ोर शोर से घोषणा की गई, तमाम गाजे बाजे बजे, तमाम अखबारों को, टीवी चैनलों को विज्ञापन जारी किया गया, तमाम खबरें छपी कि अब लखनऊ टू दुधवा पर्यटकों को आने जाने में आसानी होगी। ये शुरुआत हो गई है, अब शुभारंभ हो गया। बोर्ड पे अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो बोर्ड पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि शुभारंभ। शुभारंभ का मतलब क्या होता है? शुभारंभ का तो यही मतलब होता है ना कि आज से शुरू। लेकिन शुभारंभ के बाद की स्थिति आप देखिए। जिस दिन ये अफसर पहुंचे थे, वन मंत्री पहुंचे थे, पर्यटन मंत्री पहुंचे थे, उसके बाद अभी तक एक भी फ्लाइट इस एयर स्ट्रिप पर लैंड नहीं की है। लंबा चौड़ा वक्त बीत रहा है और मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर पर्यटक आएंगे भी कि नहीं, उस पर भी मुझे संशय है। फिलहाल मैं इसके बारे में और थोड़ी सी जांच पड़ताल करूंगा और पता करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमने जो पता किया वहाँ पर तो ये बताया जा रहा था कि जो तमाम जब फॉरेनर्स आएंगे उनका जो कोई पैकेज बुक होगा या ट्रिप बुक होगी तो उस हिसाब से फिर ये एयर स्ट्रिप जो है, जो अगर वो हवाई मार्ग से आना चाहें तो जो एयरलाइंस कंपनीज़ हैं उनके अगर वो परमिशन मांगेंगी तो यहाँ लैंड करने के लिए परमिशन दी जाएगी। लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा एयरपोर्ट जहाँ से आप इतने बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या वो एयरपोर्ट सिर्फ एक 4th क्लास का एम्प्लॉय संभाल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल ऐसी ही कुछ स्थिति है। मतलब आप ये समझिए कि सूबे के पर्यटन मंत्री और वन मंत्री ने मिलके एक बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना तमाम पहलुओं के पर विचार किए जाकर फीता काट दिया, थोड़े से फूल लगवा दिए, कुछ लोगों को बुला लिया और ये अनाउंस कर दिया कि भाई अब तो इको पर्यटन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। हालांकि बहुत सारे फील्ड्स में काम हो रहा है, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उस पर काम हो रहा है, जो हेरिटेज टूरिज्म है उस पर काम हो रहा है। लेकिन इन कामों की अगर सच्चाई आप देखेंगे तो हर जगह यही है, MOU कर लिए जाते हैं, फीते कटवा दिए जाते हैं। लेकिन असल हकीकत जब ज़मीन पर आप उतरेंगे तब देख पाएंगे कि क्या है। मतलब आप ये समझिए, मैं तो सोच के हैरान हूँ कि सिर्फ एक 4th क्लास का एम्प्लॉय उतनी बड़ी एयर स्ट्रिप और उतना बड़ा एयरपोर्ट कैसे संभालेगा। हमारी जो दूसरी खबर है वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे से है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चर्चित शब्द है भौकाल, आपने सुना होगा। भौकाल बनाने के लिए जो तमाम राजनेता हैं वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको इस खबर के माध्यम से पेश करने वाला हूं आपके सामने। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग की एक कंस्ट्रक्शन नोडल एजेंसी है। कंस्ट्रक्शन नोडल एजेंसी का मतलब जहां कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है। नाम है उसका यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। करीब राज्य सरकार के जो 40-50 करोड़ से नीचे के कार्य हैं वो ये एजेंसी कराती है। पूरा एक सेटअप है।
ये समाज कल्याण से जुड़ी हुई है। इसी समाज कल्याण विभाग की नोडल एजेंसी से जुड़े हुए एक नेताजी हैं, नाम है वाईपी सिंह। वाईपी सिंह को उत्तर प्रदेश जो सरकार की तरफ से, या यूँ कह लें कि समाज कल्याण विभाग से, जो यूपी सीट को, जो मैंने आपको बताया यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड है, इसको स्मॉल में हम यूपी सीट को कहते हैं, तो यूपी सीट को का अध्यक्ष बनाया गया। ये पद है, मनोनयन का पद है। मुझे लगता है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, लिहाजा इन्हें पार्टी ने इसका अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर भौकाल की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। फिलहाल हमें कुछ दिनों पहले एक चिट्ठी मिली, जिस चिट्ठी को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मैं, और टीवी स्क्रीन पर भी आज इस पत्र को आप देख सकते हैं। ऊपर हेडलाइन है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये पत्र लिखा गया है जिलाधिकारी बरेली को, सेवा में जिलाधिकारी बरेली उत्तर प्रदेश। अब इसका सब्जेक्ट मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं वापस खबर पे आता हूं। श्री वाईपी सिंह, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेयरमैन, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री / सहारनपुर महानगर प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल व्यवस्था हेतु अनुरोध। उसके बाद अध्यक्ष जी का पूरा कार्यक्रम है, और इसे भेजने वाले हैं सौरभ त्रिपाठी, जो उनके निजी सहायक हैं, और ये ईमेल के माध्यम से भेजा गया है। और इसमें संपर्क सूत्र श्री अधीर सक्सेना, जो जिलाध्यक्ष भाजपा है के हैं, वो संपर्क सूत्र का नंबर दिया है। सबसे नीचे लिखा हुआ है, प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक बरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अब हम आते हैं भौकाल पर। भौकाल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है? पहले प्रोटोकॉल क्या है आपको मैं ये समझा दूं। प्रोटोकॉल ये है कि फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसी जिले में जाते हैं, सड़क मार्ग से जाते हैं, तो अमूमन प्रोटोकॉल तो ये होता है कि अगर किसी जिले की सीमा से जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर जो जिलाधिकारी होते हैं, जो जिले के कप्तान होते हैं, वो उन्हें रिसीव करने आते हैं। या अगर वो सर्किट हाउस में गए हैं तो वहाँ वो पहुँच के रिसीव करते हैं। फिर ये प्रोटोकॉल दिया जाता है उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। अगर वो ट्रेन से किसी जिले में जाते हैं, ट्रेन से यात्रा करने, तो जब वो रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ पर बतौर डीएम और एसएसपी उन्हें रिसीव करने जाएंगे, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस हिसाब से इंतजाम कराएंगे, और बाकायदे उन्हें उनका स्वागत करेंगे। और जहाँ भी जो रेस्ट हाउस होगा, अमूमन हर ज़िले में होता है, जो सर्किट हाउस होता है, वहाँ तक छोड़ेंगे, या उनको जहाँ तक रुकना होगा वहाँ तक छोड़ेंगे। उनके काफिले के साथ डीएम एसपी भी चलते हैं। अब आते हैं राज्य मंत्री और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पर। कुछ दिनों पहले सरकार ने एक जियो जारी किया था, और उसमें ये स्पष्ट कर दिया था कि अब सरकार जो है किसी को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं देगी। 2-3 ऐसे पद हैं जहां मैंने अपने वरिष्ठों से जो पूछा कि उन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का है, जिसमें महिला आयोग की चेयरमैन है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ऐसे 1-2-3 अगर पदों को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में ने किसी को भी राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया है। लेकिन अब आप ये पत्र देखिए, पत्र के मांग की गई है उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद के डीएम साहब से कि साहब हमारे अध्यक्ष जी जा रहे हैं और उनके प्रोटोकॉल हेतु आपसे हमारा अनुरोध है। भाई क्या प्रोटोकॉल है उनका? पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। अब कार्यक्रम जारी करने के बाद अब मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं बरेली कार्यक्रम की। उनकी मेरे साइड में अगर आप देखेंगे, जो दूसरी तरफ विंडो है, वहां पर आपको स्क्रीन पर दिखेगा बाकायदे वाईपी सिंह साहब संबोधित कर रहे हैं लोगों को। और फिर उनके काफिलों के गाड़ियों की स्थिति देखिए आप। बाकायदे इनके पास, इनकी गाड़ी के सामने, मतलब इनके साथ साथ जैसे ये बरेली पहुंचते हैं तो इनके साथ साथ एक पूरा पुलिस स्कॉट चल रहा है। मतलब है ना जबरदस्त भौकाल। अध्यक्ष जी हैं, इनका नियुक्ति पत्र भी आप देख लीजिए आप।
इनके नियुक्ति पत्र में साफ तौर से लिखा हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के इस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के इस सेक्शन के इस प्रदत्त शक्तियों के द्वारा इन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये समाज कल्याण विभाग के एक अनुभाग से चिट्ठी जारी होती है इनके मनोनयन की, इनके नियुक्ति की। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये मंत्री हैं। लेकिन अब भौकाल तो चाहिए ही, नेताजी को सिर्फ पद दे दिया गया है तो उन्हें भौकाल तो देना ही पड़ता है, व्यवस्था उनको अपने भौकाल की खुद करनी पड़ती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इस भौकाल के लिए वो बाकायदे पत्र लिख रहे हैं, ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी को भेज रहे हैं। तो क्या जिले के जो जिलाधिकारी हैं या जिले में जो जिले के कप्तान हैं उन्हें पता नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है या उत्तर प्रदेश का जो सचिवालय है या उत्तर प्रदेश के जो का सचिवालय विभाग है या जो साहब चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं वो इन सुविधाओं के लिए अनुमन्य हैं अथवा नहीं, या सिर्फ एक चिट्ठी लिख दी। मतलब कोई भी अगर चला जाए, कोई भी नेता अगर जिले में किसी चला जाए और उसका एक निजी सचिव बन के और वो लिख दे कि हम फला 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 पद पे हैं और हमारे प्रोटोकॉल की व्यवस्था करवाइए, तो क्या डीएम और एसपी वहाँ पर उसे एस्कॉर्ट दे देंगे? उसकी सुरक्षा व्यवस्था में 10, 20, 50 पुलिस वालों को खड़ा कर देंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वाईपी सिंह साहब का ये मामला देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसे कितने नेता होंगे उत्तर प्रदेश में जो ऐसे फर्जी राज्य मंत्री बने घूम रहे हैं, और उनकी जब चिट्ठी जाती है ज़िले में तो ज़िले के अफसर एक बार ये भी ताकीद नहीं करते या एक बार ये भी जांचने की कोशिश नहीं करते कि जो साहब हमसे मांग रहे हैं प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल के वो हकदार हैं कि नहीं। फिलहाल सुनने में तो ये भी आया है कि चूँकि नोएडा में रहते हैं तो आजकल साहब बड़ी ज़ोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से इसी अध्यक्ष पद के नाम पर राज्य संपत्ति विभाग आवास भी अलाट कर दे, गाड़ी भी दे दे। तो ये तमाम सुविधाओं को लेने की कोशिश है उनकी। लेकिन फ़िलहाल जो उनका नियुक्ति पत्र है, जो मनोनयन पत्र है, जो वो देख के कहीं से भी इस बात को कोई भी अदना सा आदमी समझ सकता है कि कहीं से भी इन्हें ना कोई राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त दिया गया है, ना तो इन सेवाओं के हकदार हैं। लेकिन फिर भी जिले में बैठे अफसर एक छोटी सी चिट्ठी, एक छोटे से ईमेल पर ऐसे अफसरों पर तमाम अपना सरकारी तंत्र लगाए हुए हैं, लोगों की ड्यूटी लगा रहे हैं और पूरा सरकारी संसाधनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही जुड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी आप खबरों में बहुत कम देखते होंगे, लेकिन खबरों में रहे ना रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चर्चा में हमेशा रहती है। और इस बार फिर एकाएक बहुजन समाज पार्टी और उसकी मुखिया बहन मायावती चर्चा में है और उन्होंने साबित कर दिया है कि बहन जी जैसा कोई नहीं और बहन जी से बड़ा कोई नहीं। आपने देखा होगा पूरे देश में गठबंधन बन रहा है, इंडी गठबंधन बना, पूरा देश के का समूचा विपक्ष एनडीए के खिलाफ लामबंद हो गया। लेकिन बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो किसी पाले में नहीं गई, वो इंडिपेंडेंट खड़ी हैं, अपनी विचारधारा के साथ, अपने समर्थकों के साथ, अपने वोटरों के साथ अकेले खड़ी हैं। उनका ये कहना कि मैं मिट जाऊंगी लेकिन समझौता नहीं करूंगी किसी से। फिलहाल अभी तक तो ऐसी स्थिति है। जो बहुजन समाज पार्टी की हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो बहन जी से ही जुड़ी हुई है। दरअसल रामपुर के कई बार जिलाध्यक्ष रहे सुरेंद्र सिंह सागर, जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बहन जी की सरकार में उनके पास राज्य मंत्री का दर्जा था। उनके बेटे की शादी समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक के बेटी से तय हुई। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, शादी हुई यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन शादी के बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो सपा मुखिया अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब भाई अखिलेश जी भी इस तरह से बहुत ख्याल रखते हैं अपने नेताओं का। अगर किसी के घर कोई शादी विवाह फंक्शन हो तो ज़रूर जाते हैं। तो चूंकि उनके इतने पुराने नेता के यहाँ शादी थी, उनकी लड़की की शादी थी, उन्हें तो जाना ही था। लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ये तस्वीर बहुजन समाज पार्टी के मुख्यालय पहुँचती है, बहन मायावती के पास पहुँचती है, बहन जी बिना सोचे समझे अपने 15 साल से ज़्यादा
अधिक पुराने कार्यकर्ता को, नेता को, पदाधिकारी को पार्टी से निष्कासित कर देती हैं। तो ये है बहन जी, फिलहाल पूरी खबर हम आपके लिए यहाँ छोड़े जा रहे हैं। पूरी खबर देखिए और समझिए, और उस नेता का भी दर्द समझिए जो ये कह रहा है कि जब से राजनीति का ककहरा सीखा है तब से बहुजन मूवमेंट के साथ ही जुड़ा हूँ, लेकिन इतने के बाद भी, अपने निष्कासन के बाद भी आप समझिए कि उसका समर्पण कितना होगा, उसका समर्थन कितना होगा इस पार्टी के साथ, कि अपने नेता के बारे में यानी बहन जी के बारे में उसने एक भी शब्द कोई उल्टा नहीं बोला। पार्टी के जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो बहन जी के पास गए थे, उन्हें बुलाया था किसी और काम से। तो वहाँ चर्चा ये भी हुई कि उनके बेटे की शादी सपा विधायक की बेटी से हुई है। इस पे जो उनके सलाहकार थे उन्होंने बार बार बहन जी से इस बात को रिपीट किया। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग शादी में मत जाना। लेकिन चूँकि यहाँ हमारे तरफ से निमंत्रण था, लोगों को कार्ड पहुँचे हुए थे और सबसे पारिवारिक संबंध है, तो अधिकतर संख्या में लोग आए थे। यहाँ के वर्तमान के जिलाध्यक्ष के द्वारा ये शिकायत भेजी गई कि बहन जी के आदेश का पालन ना करते हुए लोग शादी में पहुँचे हैं। इस बात को कोऑर्डिनेटरों ने बड़ा चढ़ा के पेश किया और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। क्या मानते हैं, आपकी जो समाजवादी पार्टी से जो आपके बेटे का रिश्ता हुआ है तो उसका कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है? इसमें खामियाजे की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुजन मूवमेंट के विचारधारा के व्यक्ति हैं। समाज के लिए संघर्ष आगे भी करते रहेंगे। अरे जब आपको ये पता चला कि आपका निष्कासन हुआ तो कैसा महसूस हुआ आपको, क्या लगा आपको? देखिए, पार्टी कोई भी हो, हाईकमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उसमें फैसले में कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं। तो उसकी आलोचना जैसे जैसे पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में लोगों को जानकारी मिली है, तो मैं सोचता हूँ ज़्यादातर पार्टी के इस निर्णय की आलोचना लोगों ने की है कि इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम राग दरबारी में आज मेरे पास आपके लिए इतनी ही खबरें थीं जो मैं लेकर आया था और आपने देख भी ली होंगी। मेरा अनुरोध है आपसे कि अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो अगर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से मुझे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और फिलहाल अगले हफ्ते के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर ऐसी कुछ और खबरों के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।